Good morning, dear students. Myself Mukesh Kumar, physics expert for IIT JEE and NEET in भिवानी पब्लिक स्कूल। आज मैं 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूं और 12th क्लास का जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट यूनिट हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से है और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड कूलम्ब्स लॉ के नाम से हम स्टडी करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। और इसमें आप सीखोगे कि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास इलेक्ट्रो का जो मीनिंग है वो इलेक्ट्रिक चार्ज से कनेक्टेड है और स्टैटिक्स कनेक्टेड होगा यहाँ पर स्टेट ऑफ रेस्ट के साथ। दैट मीन्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन रेस्ट। और इसमें हम चार्ज के बारे में सीखेंगे और उसके बाद हमारे पास अगले कुछ टॉपिक रहेंगे, जैसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन है, चार्जिंग बाय कंडक्शन है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, यूनिट्स ऑफ चार्ज, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड कूलम्ब्स लॉ, इसके अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ फर्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल बॉडी के नाम से है। तो वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल बॉडी है क्या हमारे पास? It is the minimum amount of energy required by material body to leave electrons from its surface। किसी भी मटेरियल बॉडी के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसे हम लोग नाम देते हैं वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन की हमेशा जरूरत रहेगी अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, या किसी मटेरियल बॉडी के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना है, एमिट कराना है, तो उस दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसे हम लोग नाम देते हैं वर्क फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एलिमेंट्स के केस में बात कर लेता हूँ। मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पर सोडियम एटम का एग्जांपल ले लिया जिसका एटॉमिक नंबर हम लिखते हैं 11। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो इसमें आपको पता है कि के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल के अंदर 8 आते हैं, और जो लास्ट सेल है जिसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल, उसके अंदर आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। और इसमें जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल के अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिल जाए तो जैसे कि हमें पता है कि उस टाइम पे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएगा कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि इस सोडियम एटम ने उस इलेक्ट्रॉन को अपनी वैलेंस सेल से निकाल दिया आफ्टर गेटिंग सम एनर्जी, और ऐसी कंडीशन में वो एनर्जी वहां पर क्या थी? वर्क फंक्शन की तरह थी, क्योंकि जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराने के लिए वो क्या कहलाता है? वहां पर वर्क फंक्शन कहलाता है। अब अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करता हूं, जब जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा तो यहां प्रोटॉन की संख्या अगर मैं देखूंगा तो पॉजिटिव चार्ज कितना रहेगा? 11 रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 + 8 यानी कि 10, तो +1 चार्ज आ जाता है। यानी कि ऐसी कंडीशन में ये सोडियम अपने आप को क्या बना लेता है? सोडियम पॉजिटिव एटम यानी कि सोडियम कैटायन बना लेता है। ऐसा कब संभव हुआ? जब हमने वर्क फंक्शन को प्रोवाइड किया। अब हम नॉन मेटल्स में मान लो मैं क्लोरीन का एग्जांपल ले लेता हूं। अब मैं अगर क्लोरीन का एग्जांपल लेता हूं, यहां पर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 17 है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 2 8 7 रहेगी। अगर मैं यहाँ वैलेंस सेल की बात करूं तो यहाँ वैलेंस सेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमें पता है कि इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत रहेगी। हम चाहते हैं कम से कम एनर्जी से काम चलाना, लेकिन यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या? हमें ज्यादा।
तो अब क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जैसे ही मान लीजिए आप सपोज कर लीजिए ये सोडियम और क्लोरीन को आप वर्क फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हो और एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो जनरली होता क्या है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, और अगर आप इसका कन्फिगरेशन अब देखोगे तो ऐसे कंडीशन में इसके पास प्रोटॉन तो बचे हैं कितने 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं 18, यानी कि यहाँ पर -1 चार्ज आ जाता है। और इस कंडीशन में मैं इस क्लोरीन को क्या लिखूंगा, क्लोरीन नेगेटिव, यानी कि क्लोरीन एनायन बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जब हमने सोडियम को क्लोरीन को कुछ एनर्जी प्रोवाइड की है, उस एनर्जी प्रोवाइड के कारण क्लोरीन ने तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है और सोडियम ने क्या कर दिया है, लीव कर दिया था। दैट मीन्स देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सोडियम एटम टू क्लोरीन एटम, एंड इन दिस कंडीशन वी कैन से दैट सच टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। ये हमारे पास क्या कहलाती है, वर्क फंक्शन कहलाती है। अगर मैं बात करूं यहां पर वर्क फंक्शन के अनुसार, जैसा कि मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, सोडियम को ऐसा करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत थी, इसलिए सोडियम को मैं बोल सकता हूं किस पर, लो वर्क फंक्शन, या लो वर्क फंक्शन एटम मान लिया, बॉडी मान लिया, पार्टिकल मान लिया मैंने इसको। और क्लोरीन के केस में मुझे ऐसा कुछ करने के लिए क्या थी, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट था, इसीलिए ये क्या हुआ हमारे पास, हाई वर्क फंक्शन एटम हुआ। अब क्या होगा, आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था कैसे, सोडियम से क्लोरीन पे, यानी कि लो वर्क फंक्शन से हाई वर्क फंक्शन पर। फिजिक्स में जब आप ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट पढ़ोगे तो यहां जो टॉपिक आएगा आपका वो चार्जिंग का टॉपिक आएगा। ये तो चलो केमिस्ट्री के अनुसार है, मैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन पे नहीं जाता, यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह इसके बारे में कुछ बात नहीं की है। जो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं फिजिक्स से रिलेटेड डेफिनेशन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि कौन सी एनर्जी, मैं यहाँ उस एनर्जी को वर्क फंक्शन मान के चलता हूँ। तो मैंने क्या बताया कि सोडियम एक तरीके से लो वर्क फंक्शन पे है और क्लोरीन एक तरीके से किस पे, हाई वर्क फंक्शन पे है। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब दोनों एक दूसरे के इंटरएटॉमिक डिस्टेंस के साथ होंगे, और क्या होगा कि जब सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के नजदीक है इंटरएटॉमिक डिस्टेंस पे, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है। लेकिन ऐसा कब होगा, जब आप कुछ एनर्जी दोगे, in the presence of some minimum amount of energy, this can be possible, and this can be possible at this energy, means at lower function। और इसलिए हम लोग कहेंगे यहां से कि जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा वो लोअर फंक्शन साइड से हाई वर्क फंक्शन साइड की तरफ होगा। ऐसी कंडीशन में हम ऐसे एक प्रोसेस को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस को, किसी बॉडी को, किसी पार्टिकल को चार्ज देने के प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं चार्जिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन। तो मुझे अभी इसी के बारे में बात करनी है यहाँ पर, चार्जिंग या इलेक्ट्रिफिकेशन। तो मैंने बताया कि चार्जिंग या इलेक्ट्रिफिकेशन, किसी बॉडी को चार्ज देने का प्रोसेस क्या कहलाता है, चार्जिंग या इलेक्ट्रिफिकेशन के नाम से हम इसको बोलेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे चार्जिंग या इलेक्ट्रिफिकेशन 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका आपके पास आएगा चार्जिंग करना किससे, फ्रिक्शन से, यानी कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसका नाम होगा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से। फिर सेकंड हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के नाम से आप इसको जानोगे। और तीसरा तरीका आपके पास आएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। मैंने क्या बताया यहां पर, किसी बॉडी को चार्ज देने का प्रोसेस क्या कहलाता है, चार्जिंग या इलेक्ट्रिफिकेशन कहलाता है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे 3 तरीके हैं चार्जिंग के, बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन। उसके अलावा मैं बता देता हूं आप लोगों को, हमारा फर्स्ट यूनिट में ही एक टॉपिक आता है और ये टॉपिक आएगा पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन जो आपके पास होगा ये डाइलेक्ट्रिक्स वाले केस में आ जाता है, यानी कि इंसुलेटिंग सब्सटेंस वाले केस में आ जाएगा। तो ये भी एक चार्जिंग का ही तरीका होगा। फिर अगर मैं बात करूं, यहां मैं 7th यूनिट में जाएंगे हम लोग। 7th यूनिट में हमारे पास यूनिट नंबर 7 जो 12th सिलेबस से है, उसमें एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रॉन एमिशन के नाम से। और इस इलेक्ट्रॉन एमिशन में आप 4 तरीके से इलेक्ट्रॉन को एमिट करा सकते हो।
किसी मेटीरियल बॉडी के सरफेस से, स्पेशली मेटल्स के केस में। फर्स्ट होगा आपके पास इलेक्ट्रॉन एमिशन जो है वो फील्ड एमिशन, और स्पेशली यहाँ जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दूंगा तो मेटल के सरफेस से वहां पर इलेक्ट्रॉन निकल कर चला जाएगा। ऐसे एमिशन को हम लोग नाम देंगे फील्ड एमिशन। फिर इलेक्ट्रॉन एमिशन में दूसरा जो आपके पास मेथड आएगा चार्जिंग का, वो आएगा थर्म आयोनिक एमिशन, थर्म आयोनिक एमिशन के नाम से। थर्म मतलब कि टेम्परेचर, अगर मैं मेटल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करा दूं तो उस ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा कि हाई टेम्परेचर के कारण, हीट के कारण वहां पर इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से निकलना शुरू कर देंगे। ये थर्म आयोनिक एमिशन के नाम से जाना जाएगा। तीसरा तरीका 7th यूनिट में आएगा आपके पास इलेक्ट्रॉन एमिशन वाले पार्ट में, और ये आपके पास होगा फोटो एमिशन के नाम से। देखिए नेचर में कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल, फोटो मतलब लाइट, लाइट के डालने पर भी वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू कर देते हैं। ऐसे एमिशन को हम लोग नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो एमिशन के नाम से। और इलेक्ट्रॉन एमिशन से संबंधित फोर्थ पार्ट जो आपके पास होगा वो होगा सेकेंडरी एमिशन के नाम से। जब हम क्या करेंगे, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन विद हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बम्बार्ड किया जाएगा मेटल सरफेस पे, तो मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, और ऐसे फिनोमिना को सेकेंडरी एमिशन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाने जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये सारे कंसेप्ट जो आपको पढ़ने हैं, फ्रिक्शन का कंसेप्ट है, इंडक्शन का कंसेप्ट है, कंडक्शन का कंसेप्ट है, पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन एक तरीके से इंडक्शन जैसा ही होता है, और इलेक्ट्रॉन एमिशन के कंसेप्ट आपका फील्ड एमिशन है, थर्माइनिक एमिशन है, फोटो एमिशन है, सेकेंडरी एमिशन है, सब के सब चार्जिंग के ही तरीके हैं कि आप किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हो। तो इसीलिए मैं अपना जो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से। और इस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में आपको जो एग्जांपल लिखा मिलेगा, आपको मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। व्हेन टू इंसुलेटिंग बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर एट देयर कॉन्टैक्ट सरफेस या एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण एक एनर्जी बनती है जिसको हम फ्रिक्शनल एनर्जी बोलेंगे। And this frictional energy may be greater or may be equal to the low work function. And as you know that electrons are transferred from low work function side to high work function side. तो जैसा कि एग्जांपल यहाँ पर बताया गया आप लोगों को कि जब हमने क्या किया, ग्लास रोड को रब किया सिल्क क्लॉथ के साथ। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ लिखता हूं मैं, ग्लास रोड को हम रब करेंगे किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ। जब ग्लास रोड को हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो रबिंग का मतलब क्या है, यहां पर फ्रिक्शन, और इस फ्रिक्शन के कारण क्या बनेगी, फ्रिक्शनल एनर्जी। एंड दिस फ्रिक्शनल एनर्जी मे बी ग्रेटर और इक्वल टू low work function, and in this case electrons are transferred from low work function side to high work function side। तो मैंने क्या कहा, जब मैंने ग्लास रोड को रब किया सिल्क क्लॉथ के साथ, तो मैं एक बार एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैं ऐसे एक मान लें मैंने ये ग्लास रोड ली है और मैंने ग्लास रोड का सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट, ये एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट था सिल्क क्लॉथ के साथ, मैंने ग्लास रोड का सिर्फ इतना पार्ट ही क्या किया है, सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया है। तो ग्लास रोड के सिर्फ इतने ही पार्ट पर क्या होगा, चार्ज आएगा। वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो हमें वर्क फंक्शन के अनुसार पता चलेगा कि कौन सी बॉडी लो पे थी और कौन सी बॉडी हाई वर्क फंक्शन पे थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया है पिछली स्लाइड्स में,
और वो एग्जाम्पल आपको बताया गया कि सोडियम लो वर्क फंक्शन पे था, इसके ऊपर एक पॉजिटिव आ जाता है क्योंकि अपना वैलेंस सेल को लीव कर देता है। लेकिन क्लोरीन हाई वर्क फंक्शन पे है, ये ऐसा नहीं कर पाता, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है और अपना ऑक्टेट रूल के अनुसार ऐसा करने के लिए ऐसा करते हैं ये, तो इस पे माइनस चार्ज आ गया। तो आप देख रहे हो जो बॉडी लो वर्क फंक्शन पे है इसका मतलब उस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी हाई वर्क फंक्शन पे है उस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। आप कोई भी मटेरियल बॉडी कंसीडर कर लेना, अगर दोनों का वर्क फंक्शन अलग अलग है, एक लो पे हो सकती है दूसरी हाई पे हो सकती है, यानी कि दोनों का कुछ ना कुछ एनर्जी का डिफरेंस जरूर मिलेगा, एक को कम एनर्जी की जरूरत होगी, एक को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स लो वाली बॉडी से हाई वाली बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि एक बॉडी कौन सा चार्ज प्राप्त करेगी, पॉजिटिव चार्ज, दूसरी बॉडी कौन सा चार्ज प्राप्त करेगी, नेगेटिव चार्ज। तो मैं इसी बारे में बात कर लेता हूं यहां पर। जब मैंने क्या किया, ग्लास रोड को रब किया सिल्क क्लॉथ के साथ, तो बाय फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कहां पर होगा, जितना एरिया कांटेक्ट में था। जैसे मान लो मैं जब मैं दोनों हाथों को रब करता हूं तो मेरे हाथ के कौन से पार्ट्स पे हीट बनेगी, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। ऐसा नहीं कि इधर हीट आएगी, वहां पर सिर्फ उस पार्ट पे हीट बनेगी जहां एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट था। ऐसे ही यहां पर हुआ, मैंने मान लिया कि ग्लास रोड का सिर्फ इतना पार्ट उस सिल्क क्लॉथ के साथ कांटेक्ट में था, तो ग्लास रोड के सिर्फ इतने पार्ट पर ही क्या आएगा, चार्ज आएगा। तो यानी कि बाय फ्रिक्शन फ्रिक्शनल एनर्जी बनी, दिस एनर्जी मे बी ग्रेटर और मे बी इक्वल टू लो वर्क फंक्शन, एंड इन दिस कंडीशन एज यू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम लो वर्क फंक्शन साइड टू हाई वर्क फंक्शन साइड। नाउ आप देखोगे कि यहां पर ग्लास रोड जो है वो लो वर्क फंक्शन बॉडी है, और सिल्क क्लॉथ जो है वो एक हाई वर्क फंक्शन पर था। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं कि यहां ग्लास रोड होगा और इधर हाई वर्क फंक्शन पर कौन आएगा, सिल्क क्लॉथ आएगा। अब जैसा आप लोगों को बताया गया है कि ग्लास रोड पे अब कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लो वर्क फंक्शन बॉडी है। आप लोगों को मैं बता चुका हूं, स्टार्टिंग से हमारा ये टॉपिक चला है। और सिल्क क्लॉथ के आपके पास एक हाई वर्क फंक्शन बॉडी है, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां ग्लास रोड पे आ चुका है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन्स गए हैं ग्लास रोड पे, किससे, सिल्क क्लॉथ पे। आप सपोज कर लीजिए यहां से, जैसे मैंने बनाया 3 और 3 6 और 3 9 के आसपास मान लीजिए मैंने पॉजिटिव चार्ज दिखाया, तो मैं कहता हूं कि यहां से 9 इलेक्ट्रॉन गए हैं किस पे, सिल्क क्लॉथ पे। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, ग्लास रोड पे 9 पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ पे -9 है, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए उसके पास, तो -9 हुआ इस पे। मैंने सपोज किया, ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होगा, आप बस मान सकते हो ऐसा भी। यहां पर अगर मैं बात करूं यहाँ क्या, यहां पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो किया गया है, मैं कहूंगा यस। कैसे, जब तक मैंने दोनों को रब नहीं किया था तो ग्लास रोड पे भी चार्ज 0 था, सिल्क क्लॉथ पे भी चार्ज 0 था, यानी कि दोनों को अगर मैं एक सिस्टम मान लूं तो टोटल चार्ज दोनों, मतलब कि पूरे सिस्टम पे कितना था, 0 था। और रबिंग के बाद क्या देखा मैंने, ग्लास रोड पे मान लीजिए +9 है, तो सिल्क क्लॉथ पे कितना है, -9 है। दोनों सिस्टम का टोटल कितना हुआ, 0 हुआ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, जितना चार्ज पहले था पूरे सिस्टम पे उतना चार्ज बाद में है। बिफोर रबिंग, आफ्टर रबिंग, टोटल चार्ज हमेशा इक्वल रहेगा। बिफोर रबिंग 0 था, आफ्टर रबिंग भी कितना है, 0 है, पूरे के पूरे सिस्टम पे चार्ज। इसका मतलब ये जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, इसमें हम लोगों ने ओबे किया है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। बात आती है इस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं। तो जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बोला है, व्हेन वी रब टू इंसुलेटिंग बॉडीज विद ईच अदर,
I am not saying that here there are two conducting bodies. I am only saying that when we rub two insulating body with each other, तो क्या ऐसा नहीं है कि मेटल्स के केस में रबिंग करें और वहां चार्ज ना आए? तो आप एक एग्जांपल से समझना, मान लो मैंने दो मेटल प्लेट ली है, ये भी एक मेटल प्लेट है, ये भी एक मेटल प्लेट है, दोनों को मैंने अच्छे से रब किया। आप देखोगे एक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरी पे आ जाएंगे, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज प्राप्त करेगी, एक नेगेटिव चार्ज, बट आवर बॉडी इज कंडक्टिंग। और मेटल से आप लोगों को पता है चार्ज मूव कर सकता है, वो सारा चार्ज मूव होता हुआ मेरी बॉडी से होता हुआ कहां चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इन मेटल प्लेट पे चार्ज कितना बचा? 0 बचा। तो मुझे क्या करना? अब ये मेटल्स है, मान लीजिए इन मेटल्स को मुझे चार्ज प्राप्त कराना है, तो क्या करना पड़ेगा? मैं इंसुलेटिंग ग्लव्स को पहनूं या इंसुलेटिंग हैंडल्स को लूं, और इंसुलेटिंग हैंडल्स को लेके मैं इन दोनों मेटल प्लेट को आपस में रब करूं, तो तब तो चार्जिंग पॉसिबल है कि दोनों प्लेट पे चार्ज आए बाय फ्रिक्शन। अगर मैं कंडक्टिंग मीन अप्लाई करूंगा यहां पर, कंडक्टिंग मीन के कारण क्या होगा? मेटल प्लेट्स कभी चार्ज नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब आपको यहां पर इंसुलेटिंग मीन तो अपनाना ही पड़ेगा। इसी इंसुलेटिंग मीन को ध्यान में रखते हुए हम लोग डेफिनेशन में यूज कर लेते हैं व्हेन वी रब्ड टू इंसुलेटिंग बॉडीज विद ईच अदर। मैंने ये तो नहीं कहा कि यहां कंडक्टिंग बॉडीज पे फ्रिक्शन के कारण चार्ज नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं यस हो सकता है, बट प्रॉपरली हमें इंसुलेटिंग मीन का यूज करना ही पड़ेगा। अगर इंसुलेटिंग मीन का यूज नहीं किया तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इन केस ऑफ कंडक्टिंग बॉडीज पॉसिबल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का कंसेप्ट। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं? ग्लास रोड का नेचर कैसा है? इंसुलेटिंग नेचर है। जब ग्लास रोड ने चार्ज प्राप्त किया पॉजिटिव, एंड दिस पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट मूव फ्रॉम हेयर टू देयर, या यहां से यहां तक नहीं आ सकता ये चार्ज, या कोई भी चार्ज कहीं नहीं जाएगा, हर चार्ज अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा, बिकॉज ग्लास रोड इज इंसुलेटिंग। एज यू नो दैट इन केस ऑफ इंसुलेटर चार्ज कैन नॉट मूव, सो सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब उसके बाद बात करते हैं हमारे लाइफ में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहां कहां है। आप देखोगे लाइटनिंग एक नेचुरल एक्टिविटी है। जब क्लाउड्स फ्रिक्शन प्राप्त करते हैं तो वहां चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के कारण पॉजिटिव क्लाउड लेयर्स, नेगेटिव क्लाउड लेयर्स बनती है, और जो कि मुख्य कारण है किसका? मेन कोज है किसका? लाइटनिंग का। आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पढ़ोगे फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप देखते हो कि हम कई बार कुछ कपड़े ऐसे पहनते हैं जो हमारी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, वहां भी किसका कंसेप्ट है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का कंसेप्ट है। आप देखोगे कई बार हम दौड़ते हुए जैसे आए और हमने मेटल नॉब को टच किया, तो वहां पे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन प्लस इंडक्शन आप अगले लेक्चर में सीखोगे। तो ये दो कंसेप्ट वहां पर एक साथ काम करेंगे। ऐसे ही आप पेज की प्रिंटिंग की बात करते हो, पेज प्रिंट कैसे करता है, तो यहाँ भी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इंडक्शन, ऐसे जो कंसेप्ट हैं वो काम करते हैं। फिर आपको एग्जांपल्स पढ़ने को मिलेंगे कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, उनके टायर स्पेशल टाइप के रबड़ के होते हैं जो कि कंडक्टिंग नेचर की होती है। तो वहां भी क्या कारण है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कारण है। तो ऐसे हमारी लाइफ में बहुत से आपको एग्जांपल्स मिलेंगे जहां चार्जिंग बाय फ्रिक्शन काम करेगा। तो स्टूडेंट्स मैं एक बार रिकैप कर देता हूं कि स्टार्टिंग से बता देता हूं। मैंने स्टार्ट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां आपने पढ़ा चार्ज को रेस्ट में। यहाँ मेन जो पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है वो वर्क फंक्शन से स्टार्ट होता है, और मैंने आप लोगों को बताया वर्क फंक्शन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कराने के लिए। और फिर इस पूरे वर्क फंक्शन के आधार पर मैंने बताया दो तरह की बॉडी मान ली गई, लो वर्क फंक्शन बॉडी और हाई वर्क फंक्शन बॉडी। आपको नेचर में कुछ ऐसी बॉडीज मिलेंगे, कुछ ऐसे सब्सटेंस मिलेंगे, कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिलेंगे, कुछ ऐसे एटम्स मिलेंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो कम से कम एनर्जी मिलने पर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी सेल से निकाल देते हैं। स्पेशली मेटल्स के केस में आप ऐसा देखते हो।
लेकिन नॉन मेटल्स के केस में इसका अपोजिट है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की प्रेजेंस में हम ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, और मैं यहाँ सेमीकंडक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मेटल्स नॉन मेटल्स की बात की। तो ऐसे ही अपने पास नेचर में कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो थोड़ी एनर्जी मिलने पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लीव करा देते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो ज़्यादा एनर्जी मिलने पर इलेक्ट्रॉन्स को लीव कराएंगे, वो हाई वर्क फंक्शन पर माने जाएंगे। तो आज का जो कंसेप्ट था स्टूडेंट्स, वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का कंसेप्ट था। और आज से मैं एक प्रॉपर तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने आपका जो +2 का सिलेबस है उसको स्टार्ट कर दिया है। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, स्पेशली हम इसका जो लिंक होगा हमारा जो भिवानी पब्लिक स्कूल का जो ग्रुप रहेगा 12th क्लास के लिए, उसमें डाल देंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी पॉइंट पे डाउट आता है तो वो ग्रुप में हमें बता सकता है कि सर उस पॉइंट पे मुझे क्लियर नहीं है, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक्स ऑल ऑफ यू।